अस्सलाम वालेकुम। हम एजुकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिट 7 जो कि है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, आज इसको देखेंगे। इसको 8623 कोर्स भी कहा जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जनरल टॉपिक है। जो भी टीचिंग कर रहा है वो किसी न किसी लेवल पे क्लासरूम मैनेजमेंट कर भी रहा है, समझता भी है। तो आप जहन में रखिएगा कि आप इसके बारे में काफ़ी बातें अपनी तरफ से कर सकते हैं और करेंगे, करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट, इसको इस डेफिनेशन के गिर्द घुमाइए कि हर वो काम जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसानी पैदा करे, वो मैनेजमेंट है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग। तो अब इससे रिलेटेड हर वो चीज़ जो मेरी डिलीवरी को इफेक्टिव बनाएगी, जो इस प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएगी, वो सब क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाएगी विद इन द क्लास। ज़ाहिर लर्निंग मैनेजमेंट की बात करें तो वो तो फिर प्रेमिसेस में भी आ गया, ऑफ द प्रेमिसेस भी आ गया, बच्चे घर पे कैसे लर्निंग हो रही है वो भी आ गया। जब आप क्लासरूम तक महदूद करते हैं इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ लर्निंग को, तो क्लासरूम के अंदर मौजूद जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले टीचर खुद आ गया, तो टीचर अपने आप को कैसे मैनेज करे, टीचर अपने टाइम को कैसे मैनेज करे, ठीक है, टीचर अपनी पर्सनालिटी को कैसे मैनेज करे, टीचर अपनी डिलीवरी को कैसे मैनेज करे, ठीक है ना। तो अब ये बातें मैंने 3 बताई हैं, आप 4 और सोच लीजिए टीचर के बारे में। सिमिलरली मटेरियल, अब मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और एड्स टू टीचिंग मटेरियल भी हो सकता है, उन सबको भी कैसे मैनेज किया जाएगा। फिर स्टूडेंट भी क्लासरूम का पार्ट है, फिर स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी साइकोलॉजी, वो सब कुछ इसमें आएगा। और फिर आप ये कहेंगे कि जी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बोथ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इमोशनल इन्वायरमेंट एज वेल एज द फिजिकल इन्वायरमेंट, वो सब भी इसमें कवर होगा। तो ये इतनी सारी बातें कि सिर्फ इसी की बात करते हुए आपके 20 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे कि इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम आगे शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस तरह से अच्छी क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं। तो जब आप ये बात कर रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक की, तो ये जनरल सी कुछ बातें हैं। ठीक है, ये बातें वो हैं जिसमें कि आप अपनी क्लासरूम में होने वाली डिस्ट्रप्शंस को कम कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, और आप एक एक चीज़ को उठा के अलग अलग जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो वो कुछ स्पेसिफिक जो भी लर्निंग जब तक हुई है कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है और ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं होगी। इसमें अलग अलग सेपरेट हेडिंग्स आएंगी, जैसे कि एक हेडिंग है इसमें कि बिहेवियरल रिमाइंडर, ये है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो पहली जो इन्होंने टेक्निक दी है वो है बिहेवियरल रिमाइंडर। इसका मतलब यह है कि टीचर अपने बिहेवियर से, अपने जेस्चर्स से बच्चों को ये फील करा दे कि उनको क्लासरूम में कैसा रहना है। क्लासरूम मैनेज करने के लिए टीचर सिर्फ अपने बिहेवियर में थोड़े थोड़े सटल चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस लाकर ये महसूस करा दे कि किस तरह से उसको, बच्चे को बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल, सारे बच्चे जो हैं वो एक तरफ कोई एक बात समझ रहे हैं, दूसरा बच्चा कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, और टीचर ने उसको एक लम्हे के लिए पूरी अचानक से अपनी आवाज़ रोक दी, बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया।
तो ये उसने अपने बिहेवियर से उसको महसूस कराया कि वो नोटिस किया जा रहा है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें ज़ाहिर है फिर पूरी एक लिस्ट हो सकती है कि आई कांटेक्ट से कर सकते हैं, इसमें आप कोई वर्बल क्यू दे सकते हैं कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो अपने किसी जेस्चर से कर सकते हैं, आप उसको कॉल आउट कर सकते हैं। तो अब हमें सवाल का जवाब देंगे असलम, तो अब वो आपने उसको स्टैंड आउट करवा दिया। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सारे तरीके मिलके बिहेवियर रिमाइंडर कहलाते हैं। ठीक है, ये ड्यूरिंग द क्लास हो रहे होते हैं, प्रोएक्टिवली हो रहे होते हैं। क्लासरूम बिहेवियर, क्लासरूम में कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल को हैंडल करने का की एक टेक्निक है एकेडमिक एडजस्टमेंट। अच्छा, हम इसमें मुक़य्यद हैं इस बात में कि जो कोर्स में लिखा है हम वही चीज़ें बताएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हालांकि और बहुत कुछ आ गया है, लेकिन ये कि हम इसी में रहेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, एकेडमिक एडजस्टमेंट क्या है कि आपको ये लग रहा है कि आपने क्लास शुरू की और बच्चों को कुछ कम समझ में आ रही है बात, आप अपनी वोकेबलरी आसान कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक है ये टॉपिक लेवल 3 है और ये लेवल 3 टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उसको लेवल 2 पे ले आइए। आपने कहा कि 4 पेज राइटिंग आज के दिन हम करेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे, आप उसको 3 पेज कर लीजिए। इसमें ड्यूरिंग द क्लास भी एकेडमिक एडजस्टमेंट होती है कि भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको और बढ़ा लूँगी कि अभी केस बच्चों का भी नया है, बच्चे नए-नए सीख रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो इवॉल्व हो जाएँगे, एक्सपर्ट हो जाएँगे, तो फिर इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा डाला जाएगा। बाज़ औक़ात आप पूरा करिकुलम रीनेगोशिएट करते हैं मैनेजमेंट से, ये भी एकेडमिक एडजस्टमेंट होती है कि नहीं, इन बच्चों के लिए ये चीज़ लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, इसको आसान करना चाहिए है। ठीक है, फिर एक है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि अब एनवायरनमेंट जो है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट भी है और इमोशनल भी है। आपके यहाँ पे इस कोर्स की इस हेडिंग में फिज़िकल एनवायरनमेंट को ही लिया गया है। आप देख रहे हैं कि एक जगह से पीछे से रोशनी आ रही है, वो बोर्ड पे पड़ रही है, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में मुश्किल हो रही है। आप वहाँ पे पर्दा लगवा लीजिए, उस यहाँ पे ब्लाइंड्स लगवा लीजिए या विंडो को डार्क करवा लीजिए। ये एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट होगी। एक बच्चा ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है, पंखे की हवा नहीं आ रही, उसकी सीट चेंज करवा दीजिए, डेस्क आगे करवा लीजिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होगी। कोई एक जगह से शोर आ रहा है, उस शोर को बंद करवा दीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन की कोई चीज़ बाइस बन रही है, उसको वहाँ से हटा दीजिए, या कोई ऐसी चीज़ ऐड करवा दीजिए जिससे कि मज़ीद कंसंट्रेशन हो सके, तो कोई एड्स टू ट्रेट एनवायरनमेंट में आपने ऐड करवा दी। तो ये भी एक तरीका है क्लासरूम मैनेज करने की टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। अच्छा, फिर जो है वो इन्होंने लिया है वार्निंग। ऐसे ही बिल्कुल एब्रप्ट सा मिक्स ले लिया इन्होंने। वार्निंग के थ्रू भी आप क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि टीचर ये बताती है कि देखिए, अगर आप लोगों ने ये काम आज तक जमा नहीं करवाया तो कल वाला गेम पीरियड आपका ऑफ हो जाएगा। देखिए जी, आज तक आपने ये जमा नहीं कराया तो आपके फलाना स्कोर में ये नंबर ऐड नहीं हो सकेंगे। जिस बच्चे ने इस डेट तक ये कर लिया, जिस बच्चे ने इसमें ऐसा कर लिया, तो पहले से आप बच्चों को समझा रहे होते हैं कि आपको ये एक्शन अगर आपने नहीं किया तो उसकी कोई रिपरकशन होगी, और ये ख्याल रखना चाहिए कि रिपरकशन जो उन्होंने कहा है वो होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वार्न तो कर रहे हो लेकिन ऐसा होता ना हो। ठीक है, फिर एक और इन्होंने जो है वो आपने कहा कि जी टाइम आउट एक और कॉन्सेप्ट है। टाइम आउट जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है या नहीं उसकी तवज्जो बन पा रही, तो आपने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप ये कॉपी बंद कीजिए, आप थोड़ी देख लिए ज़रा लाइब्रेरी से मिस से बात करके आइए। आप जो है ये किताब, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम बच्चे को महसूस नहीं कराते कि उसको पेनलाइज़ किया जा रहा है और डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो मुझसे कहते हैं ये इंग्लिश की बुक जो है वो ज़रा हेड को दे के आइए। हेड को पता है कि जब इंग्लिश की बुक देने कोई बच्चा आएगा तो इसका मतलब है कि वो क्लास में डिस्ट्रैक्शन कर रहा था, वो वहाँ पे उसको काउंसिल कर लेगी, तो बच्चे का टाइम आउट हो गया, वो इस इन्वायरमेंट से बाहर आ गया, इसलिए इसको टाइम आउट कहा जा रहा है। टाइम आउट बाज़ औक़ात पूरी क्लास के लिए भी लिया जाता है कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो चलें भाई 1 मिनट हम ज़रा स्टडीज़ बंद करके पहले इस मसले को हल करते हैं, या पहले ये ज़रा ये इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये समझ लें। या बच्चों की तवज्जो किसी एक ऐसी चीज़ की तरफ चली गई है, उससे हटाने के लिए क्लास में पढ़ाना काम नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं कि ज़रा अब पहले हम ये बात एक कर लेते हैं ज़रूरी।
कोशिश ये की जाए कि जो भी ये भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए इंसल्टिंग, बच्चे के लिए हर्टिंग ना हो एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद जो है वो एक एक वार्निंग से नेक्स्ट लेवल होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है रिस्पॉन्स कॉस्ट। यानी अगर आपने किया था, आपको बताया था कि ये करने पे ये होगा, तो फिर वो हो जाए कि आप लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसने पॉइंट्स अचीव नहीं किए उस बच्चे को जो है वो ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल गेम पीरियड में एक्सेस नहीं मिलेगा। जिस बच्चे के 15 मार्क्स डिडक्ट हो गए वो गेम पीरियड में नहीं जाएगा। जिस बच्चे का ये तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए, उसका जो भी रिस्पॉन्स था, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट फिर वो पे करे। उसके अलावा जो है वो इन्होंने अपने पास लिखा हुआ है बिहेवियरल कॉन्फ्रेंस। ये भी टाइम आउट के साथ हो सकती है। बिहेवियरल कॉन्फ्रेंस क्या है, जिसमें कि टीचर क्लासरूम को एक मिनट रोक के डिस्कस करना शुरू करती है कि चलें पहले ये बात कर लें, और उस पे जो है वो 2 4 5 मिनट 7 मिनट लगाती है। बाज़ औक़ात ये एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ द क्लास के साथ होता है, अलग से बुलाकर आप लोग ज़रा इस क्लास के बाद आइएगा, मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बाज़ औक़ात पूरी क्लास के बीच में ही होता है, आप पॉज करके कहते हैं कि चलें पहले हम ये एक मसला है इसको बात कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क कॉपी नहीं लाएगा, आप भी नहीं लाए, आप भी नहीं लाए, आप भी नहीं लाए, बैठे हुए आप हंस रहे हैं, तो अब उससे हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे? चलें इससे बात करते हैं, इसमें क्या मसला है, चलिए इससे बात करते हैं। तो ये एक बिहेवियर के ऊपर बात की जाती है और बच्चों को रियलाइज़ करवाया जाता है कि वो कहाँ गलत हैं, बजाय इससे कि उनके ऊपर शाउट किया जाए, बड़े अच्छे अंदाज से आराम से बात करके मसला हल किया जा सकता है। फिर एक है डिफ्यूजिंग टेक्निक। ये कोई स्पेसिफिक ख़ास टेक्निक नहीं है, बल्कि ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूजिंग का मतलब ही ये है कि अभी इस वक्त ये मसला हटा दिया जाए, फ़ौरन इससे बात करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी मामला गर्म है। तो बाज़ औक़ात आप जो है वो, अभी कोई बच्चा बहुत शोर कर रहा है तो उसको अगर आपने बाहर भेजा है हेड के पास, तो ये भी डिफ्यूज़ किया आपने मामला, बजाय से कि आप उसको वहीं खड़ा करते, वहीं उससे बहस करना शुरू कर देते, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता। आपने कहा कि आप अभी जाइए मिस के पास, ज़रा मिस आपको बुला रही हैं, या ये किताब में इसको दे के आ जाइए, या हेड से ये बात पूछ के आ जाइए, या ठीक है हम अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अभी पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं। तो आप इस जो सिचुएशन अगर बॉयल हो रही होती है तो उसको फ़ौरन हैंडल ना करके आप चीज़ों में थोड़ा-सा अपना टाइम ले लेते हैं, और उसकी मदद से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता, और जो गरम-गरम बात होती है उसको उसी वक़्त रिज़ॉल्व करने में बाज़ औक़ात इमोशनली चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही होती, थोड़ी देर में वो बातें समझ में आने लगती हैं। कभी-कभी खुद टीचर को समझ में नहीं आ रही होती कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो सोचती है या सोचता है तो फिर उसको समझ में आने लगता है। तो डिफ्यूज़िंग का मतलब ये है कि मामले को थोड़ा-सा टाल दिया जाए किसी भी ज़रिए से। तो ये टेक्निक्स ख़त्म हो गई, टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसके अलावा भी बेतहाशा बातें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल किताब में यही है। फिर इन्होंने पूरा एक अलग बाब बाँधा है टॉपिक लिया है पनिशमेंट। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये बातें डिस्कस नहीं की। होता ये है कि बाज़ औक़ात जो किताब बना रहा होता है उसको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, वो टॉपिक्स लिखने का टाइम उसके पास नहीं होता, वो इंटरनेट पे जाता है, जहाँ से उसको जो मिलता है वो उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। पनिशमेंट के केस में इन्होंने जो टॉप चैप्टर बनाया है वो एक ऐसा लिखा हुआ चैप्टर है जिसमें बताने वाले बता रहे हैं कि पनिशमेंट से मुझे तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी ज़िंदगी की पनिशमेंट से तो हमेशा हमने उसको हंसी में ही उड़ाया। बस ये चैप्टर में ये बातें हो रही हैं। टीचर्स के बारे में नेगेटिवली बात हो रही है कि टीचर्स ऐसे होते हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा पनिश किया था तो उससे मैंने ये फ़ील किया, उन्होंने मुझे, हमारी क्लास को पनिश करते थे टीचर, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं होता था, वी स्टूड यूनाइटेड। तो इस तरह की इन्होंने इसमें बातें की हैं। तो बहरहाल हम उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लेते, हेडिंग्स ले लेते हैं कि सवाल अगर ये आएगा कि पनिशमेंट कब होनी चाहिए है, क्यों नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात यहाँ एक्सप्लेन की भी नहीं है, तो बुक में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन टॉपिक जिसने असाइन किया होगा इस चैप्टर को बनाने वाले को, उसने यही सोच के असाइन किया होगा कि इससे सवाल निकाले जा सकते हैं, और एंड में हम देखेंगे भी कुछ सवालों को निकाल कर। तो बहरहाल हेडिंग्स मैं यही लूँगा, उनको एक्सप्लेन ज़रा थोड़ा बेहतर कर दूंगा। इन्होंने यहाँ पे जिस तरह से एक्सप्लेन किया उससे बात समझ में शायद अच्छी तरह से ना आ सके। तो पनिशमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि दुनिया भर में, अभी चूँकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अब क्लियरली आप बात आपको बता दी गई होगी एज अ टीचर कि आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट्स नहीं दे सकते। ऐसी पनिशमेंट जिसमें किसी बच्चे का की शख्सियत ख़राब हो जाए, तबाह हो जाए,
एक एक पेज होमवर्क ना करने के एवज़ उसकी शख्सियत के ऊपर हमला किया जाए, ये अब किसी सूरत जायज़ नहीं है। पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो बाय लॉ जायज़ नहीं है कि आप इसको कर सकें। कॉर्पोरल पनिशमेंट से बिल्कुल जायज़ नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है फिज़िकल हार्म पहुँचाने वाली कोई पनिशमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत से स्कूल्स में उसके अलावा फिर अदरवाइज़ दूसरी पनिशमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। पनिशमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चूँकि हम बच्चे हैं, बच्चों को डील कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बाज़ औक़ात आपके बिहेवियर से ये नहीं महसूस कर पाते कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और किस हद तक ठीक नहीं है। उनको ये रिमाइंड करवाना, आप अपने बिहेवियर से भी जब थोड़ा-सा एब्रप्ट बिहेव करते हैं, थोड़ा एकदम से चुप हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह से उनके लिए मेंटली एक पनिशमेंट का ही काम करता है। तो पनिशमेंट का मतलब वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पनिशमेंट नहीं है जहाँ पे उसको ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है, बल्कि वो कोई भी ऐसा एक्शन हो सकता है जिससे कि उसको कुछ मुख्तलिफ फ़ील हो जाए कि वो जो कर रहा था वो ठीक नहीं था। ठीक है? तो इसमें जो उन्होंने नाम दिए हैं माज़ी में होते रही काम, वो एक तो वो लिस्ट दे दी है। जैसे कि एक काम होता था इम्पोज़िशन। 100 दफ़ा लिखिए कॉपी में कि मैं आइंदा काम करके आऊँगा। तो ज़ाहिर है ये एक ह्यूमिलिएटिंग काम होता है। क्या बच्चे इसके बाद से काम करने आने लगते हैं? 100 बच्चों को कराएँगे, उनमें से शायद 1 करके आने लगेगा, वो वैसे भी करके आ जाता है अगर आप तमीज़ से समझा देते। अच्छा, इसी तरह से टेकिंग अवे प्रिविलेजेस, कि अब तुम लोगों ने ये किया है, तुमने ये किया, अब तुम्हें ये नहीं मिलेगा, जैसे पीछे हमने बात की थी टेक्निक्स में भी। इसी तरह से फिज़िकल पनिशमेंट। अब फिज़िकल पनिशमेंट का मतलब ये है कि आप खड़े हो जाएँ, डेस्क पे खड़े हो जाएँ। आप जो हैं वो हाथ ऊपर कर लीजिए, आप हाथ ऊपर करके किताबें हाथों पे रख दें। ये सब जो है वो पहले किया जाता रहा है, पूरी उन्होंने इसकी एक लिस्ट दी है कि फिज़िकल पनिशमेंट्स होती नहीं हैं। नीलिंग डाउन, मुर्गा बन जाओ, कुर्सी बन जाओ, ये भी कुर्सी बन के बैग रख दो इसके ऊपर, ये हरकतें भी होती रही हैं। क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, टाइम आउट फ्रॉम क्लास, जाके खड़े हो जाओ, बाकी उसको कोई देख नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, वो खड़ा हुआ है बस क्लास से बाहर। फिर उसके अलावा उसके मसले को असेंबली में ले आया जाए, असेंबली या पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। उसके बाद डिटेंशन हो जाए, चलो भाई आज ये बच्चा घर नहीं जाएगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। फिर कॉलिंग आउट पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को बुला लिया जाए, उनसे बात की जाए, प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएं, वहाँ जाके उनको डांट पिटवाई जाए। और आखिर में इन्होंने एक वो लिखा है स्लैप, के मारा पीटा जाए, जदोकोब किया जाए। तो ये मुख्तलिफ पनिशमेंट्स थी रही हैं जो हमारे सोसाइटी में देते रहे हैं। इनमें से कोई पनिशमेंट भी एज सच डायरेक्टली इफेक्टिव उस वक्त तक नहीं है जब तक कि ये समझा ना जाए कि पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, कौन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, किसको दे रहा है। असल में आपका बच्चा काम करके नहीं आया, काम करके ना आना उसका मसला था, और आपका मसला है कि आप काम करवाना चाहते हैं। क्या आप रिवेंज लेना चाहते हैं? ये लफ्ज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर ये सवाल है कि पनिशमेंट टीचर जब देता है तो उसमें रिवेंज फैक्टर नहीं होना चाहिए कि मुझे बुरा लगा, मेरी बात नहीं मानी, अब मैं इससे बदला लूँगा, अब इसको महसूस कराऊँगा कि इसने मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो रिवेंज फैक्टर टीचर की पनिशमेंट में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को आप काउंसिल करें। या तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसको ठीक नहीं लग रहा, तो आप ये भी देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा ठीक नहीं रहा, मैं मटेरियल ठीक नहीं दे रहा, जो उसको मिल रहा है वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको उसको यूज़फुल नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल उसको मसला तो नहीं लग रहा, ये ऐसा भी नहीं है। तो आपको उसको समहाउ मोटिवेट करना है ना कि जो पढ़ रहा है वो पढ़ना शुरू कर। जैसे कि आपने बच्चे जो हैं वो आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहे और आप समझते हैं कि मामला सीरियस है, तो उसके लिए आप उनसे कुछ ऐसा काम करवा सकते हैं कि जी ये ऐसा करना पड़ेगा फिर आपको, लेकिन कोशिश की जाए कि वो कम से कम हो। सिमिलरली कोई ऐसे लोग हों जिनसे वो जाके बात कर सकता हो, जिन पे वो ट्रस्ट करता हो, जिनको अपने मसले बता सकता हो। हर वक्त हर शख्स उसको डांट के ही मसला हल करवाएगा तो मसला हल नहीं होगा बल्कि बिगड़ेगा।
फॉर एग्जांपल हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तो आपको डिटेंशन होगी, यानी आपको बैठना पड़ेगा, काम कंप्लीट करके जाएंगे। लेकिन ये बात कहते हुए हम उनके साथ हार्श नहीं होते, उनको रिडिक्यूल नहीं करते, बल्कि उनके साथ इवन एक सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं, अरे यार आपका काम नहीं हो सका तो आपको जो है वो अब तो बैठना पड़ जाएगा, ओहो ये तो बड़ा मसला है, क्या करें, लेकिन अब रूल है तो रूल है, अब तो करना पड़ेगा। तो सिंपैथेटिकली पनिश किया जाता है ताकि बच्चा जो है वो इमोशनली हर्ट ना हो, बल्कि वो अपने काम के साथ उस प्रॉब्लम को एसोसिएट करे कि मैं अगर काम कर लेता तो मुझे यहाँ ना बैठना पड़ता। तो डिटेंशन पॉसिबल है, प्रिंसिपल ऑफिस में भी अगर कोई बच्चा जाए तो काउंसलिंग के लिए जाए, बजाय इससे कि उसको जो है वहाँ जाके खौफ होकर मुझे डांटा पीटा जाएगा। थर्डली, स्कूल एनवायरनमेंट में जो बच्चा काम नहीं कर पा रहा उसके लिए बहुत दफ़ा पेरेंट्स को बुलाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ है नहीं जो उसको डायरेक्टली कंट्रोल करें। आपको टीचर की पर्सनालिटी भी ऐसा काम करना पड़ेगा कि टीचर ही बच्चे को कंट्रोल करेगा, बल्कि जैसे हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो इस हद तक हो जाते हैं कि पेरेंट्स आके उनसे कहते हैं कि जी घर में ये नहीं कर रहा, आप बोलेंगे तो कर लेगा। तो ये एक बेहतर तरीका है कि बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, आपको राज़ी करना, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, ये कोई 18 साल का थोड़ी है, ये तो 6 7 8 साल 9 साल का बच्चा है। एलिमेंट्री एजुकेशन में तो बच्चे को आप अपने साथ इस तरह से अटैच कर सकते हैं कि बच्चा आपको खुश करने के लिए कुछ भी करे, वो अपना होमवर्क इसलिए कंप्लीट करके लाए कि आपको अच्छा लगता है। तो ये जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है वो सबसे बड़ा ज़रिया है बच्चे को से वो करवाने का जो आप उसे करवाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो उन्होंने दी है वो है क्लासरूम क्लाइमेट की। तो क्लासरूम क्लाइमेट क्या है? क्लासरूम क्लाइमेट जो है वो इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का, स्टूडेंट और स्टूडेंट का, किस लहजे में बात हो रही है, आ, पूरा कोर्स का लोड कितना है, और मटेरियल किस तरह से बच्चे को दिया जा रहा है, उसको कितना अच्छा या मुश्किल लग रहा है। क्लाइमेट माहौल को कह लीजिए, तो क्लास का माहौल कैसा चल रहा है, गर्म है ठंडा है, एक्टिव है इनएक्टिव है। तो क्लास का माहौल क्यों क्यों ज़रूरी है? कि भाई ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे जब मूड में हों काम करने के, एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें लग के बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे हों, उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, शौक़ हो रहा हो, तो वो खुद ब खुद पढ़ाई आसान हो जाती है। और अगर बच्चों का मूड ही ना हो, बच्चों का दिल ना चाह रहा हो, बच्चे बोर बैठे हों, बच्चे इनएक्टिव हों, तो उनको पढ़ाई का पढ़ने में, आगे बढ़ने में, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर टीचर का बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ, बच्चों का बिहेवियर कैसा है टीचर के साथ, कंटेंट कितना मुश्किल है या आसान है, और कितना दिलचस्प है या नहीं है, टीचर की टोन कैसी है, बच्चों की बात करने का अंदाज कैसा है, इनका आपस में रिलेशनशिप कितना अच्छा है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम इन्वायरमेंट में आती हैं, और क्लासरूम इन्वायरमेंट वन ऑफ द की तरीका है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। अगर पहले टीचर सारा फोकस करिकुलम पे, टीचिंग पे, डिलीवरी पे कर लेगा और इन्वायरमेंट मैनेज नहीं करेगा तो क्लास नहीं हो सकेगी। हम हमारे सिस्टम में हम ये कहते हैं कि सारा फोकस पहले इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पे हो जाए, बाद में टीचिंग पे फोकस हो जाए तो काम हो जाएगा। जिसको बड़ा मशहूर मकूला है ना कि अगर आप को अच्छा जो समझदार लकड़हारा होता है, वो अगर उसको आधा घंटा दरख्त काटने के लिए दे जाता है तो 25 मिनट बैठ के वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करता है और फिर 5 मिनट में दरख्त गिरा लेता है आराम से। और जो बेवकूफ़ होता है वो आधे घंटे तक लकड़ी पे मारता रहता है कुंद कुल्हाड़ी, और ना लकड़ी कटती है ना ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, उसके हाथ भी थक जाते हैं और कुल्हाड़ी मज़ीद टूट टाट जाती है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट मिसाल है जो आप रख सकते हैं, दे सकते हैं इसमें। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ये अगला इसका टॉपिक है कि खुद ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कोई रोल होगा नहीं। स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है कि स्कूल मैनेजमेंट भी क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर अपना कोई पार्ट प्ले करेगी। तो इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। अच्छा जी, इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि क्लासरूम प्लान कैसे की जा रही है, फिजिकलिटी ऑफ द क्लासरूम भी प्लान की जाती है।
बेंच डेस्क कहाँ होगी, बच्चे कहाँ बैठेंगे, पंखा कहाँ होगा। क्लासरूम की जो है वो करिकुलम भी प्लानिंग होती है कि कितने दिन में क्या कोर्स कवर करवाया जाएगा। बच्चों की एक्टिविटी प्लानिंग होती है। तो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस जो पूरे साल के अराउंड बच्चों के लिए हुआ किया जाता है, इससे क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ा असर पड़ता है। आपने इतना वर्कलोड दे दिया कि वो नहीं हो सकता, तो मैं क्लासरूम मैनेज नहीं हो सकेगी। आपने टीचर को इतना हैंड फ्री हैंड नहीं दिया कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, थोड़ा सा उनको एंजॉय कर सके, करवा सके, क्लासरूम मैनेजमेंट आसान नहीं हो सकेगी। ठीक है जी। तो सिमिलरली रिसोर्सेज अवेलेबल करना यही प्लानिंग का हिस्सा है कि आप किस तरह से रिसोर्सेज टीचर को अवेलेबल करते हैं, टाइमली कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। अभी टाइम है जी, आज हम जाके एक वीडियो देखेंगे, अब उसके पास टीवी अवेलेबल नहीं है, एलसीडी अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे दिखाएगी। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है कि वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्लान प्रोवाइड करना, वो सब जो है वो उसमें शामिल है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट में। अच्छा, अब इसी तरह से रूल्स और रूटीन्स जो हैं वो टीचर्स और मैनेजमेंट मिलके जो है वो बच्चे के लिए सेट करते हैं कि ये आपके वो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आप नहीं तोड़ेंगे। ये जो है वो सेट ऑफ रूटीन्स हैं जो रोज़ाना आपको करने हैं, ये हर क्लास से पहले करने हैं। जैसे होता है ना, आप टीचर क्लास में दाखिल होता है तो बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह से आप कुछ ऐसे रूल्स एंड रूटीन सेट कर सकते हैं कि जिससे कि बच्चे की आदत हो कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हो, आपको वो अहमियत दे रहा हो। ये बहुत कॉमन ट्रेनिंग टेक्निक है कि आप आदत डालें उस बच्चे को, छोटे छोटे ऐसे काम कहल करवा के अपने हाथ ज़रिए से कि उसको इस बात की याद हो जाए कि वो आपके काम करता है, आपकी बात मान रहा होता है। ठीक है, तो रूल्स दिए जाते हैं, रूटीन्स बनाए जाते हैं क्लासरूम के, ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम की जाती है। क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन 2-3 दफ़ा इसमें डिस्कस हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, क्या चीज़ किस तरफ होनी चाहिए, डेस्कें कहाँ अरेंज होनी चाहिए। अभी आगे वाले बिल्कुल इसके बाद जो टॉपिक है उसमें भी यही बात आएगी कि क्लासरूम का अरेंजमेंट कैसे होगा, टीचर्स डेस्क कहाँ होगी, वाइट बोर्ड कहाँ होगा, बच्चे कहाँ बैठेंगे, किस शेप में बैठेंगे, किस किस स्टाइल में बैठेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद टीचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स में से एक है, कि बच्चे से एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन हैं ये सेट की जाएंगी कि वो क्या बिहेवियर है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और वो आपको करना है। इसमें ऐसा होता है ना कि भाई किया किया नहीं किया, नहीं, आपको ये बिहेवियर करना है एंड वी एक्सपेक्ट दी हाईएस्ट आउट ऑफ यू, कि जो बेस्ट से बेस्ट आपका बिहेवियर होगा हम वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स में कुछ बातें की थी। उसके साथ ही इन्होंने उसी के अंडर में एक नई हेडिंग दी है कि फिज़िकल डायमेंशंस ऑफ द इन्वायरमेंट, या डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट ऐसे कह लें, कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसमें फ़िज़िकल डायमेंशंस क्या हैं, यानी फ़िज़िकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो उसमें जो चीज़ें हैं उसमें एक है स्पेशियल इन्वायरमेंट, यानी जगह, स्पेस कितना है, कहाँ है, कितनी बड़ी क्लासरूम होनी चाहिए, कितने बच्चों के लिए कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसे बच्चे बैठेंगे। अब ये स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर ही डेस्क मैनेजमेंट भी आती है ऑल्दो, लेकिन ठीक है, इसको उन्होंने अलग से डिस्कस किया। बिहेवियरली सेटिंग अप करना क्लासरूम का, कि क्लासरूम में कैसे बिहेव करेंगे, सवाल करेंगे तो हाथ उठा के करेंगे, बात कैसे की जाएगी, टीचर कैसे बोलेगा, जब टीचर बोल रहा होगा तो बच्चे उस वक्त क्या कर रहे होंगे, काम करने के लिए कहा जाए तो काम किस तरह से किया जाएगा। डेस्क मैनेजमेंट जैसे फिर आ गई कि डेस्क कैसे होंगी, सिंगल स्टूडेंट डेस्क हैं, डबल स्टूडेंट डेस्क हैं, ट्रिपल स्टूडेंट डेस्क भी होती हैं। और फिर डेस्क में गैप कितना होगा, डेस्क यू शेप में होंगी, चेयर वाली सेटअप है। तो वो सेटअप हर क्लास का उस क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। स्टूडेंट डेंसिटी कितनी होगी, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, ये डिपेंड करता है किस तरह का कोर्स है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के बच्चे हैं, टीचर की कैपेसिटी कितनी है। बास टीचर्स ऐसे होते हैं जो 5 बच्चों में भी थक जाते हैं, और बास टीचर्स ऐसे होते हैं जो 30-30 बच्चे, 40-40 बच्चों को बहुत अच्छे से इंगेज करके पढ़ा रहे होते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लासरूम डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशन का, वो है एक्शन जोन। ये वो जगह है जहाँ जो टीचर के करीब है। इसी को हम कहेंगे कि ये टीचर की, जहाँ टीचर अक्सर पाया जाता है वाइट बोर्ड के करीब, ये वो जगह है। इसके करीब उन बच्चों को रखा जाता है जो कि बच्चे किसी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, या उनकी फोकस की कैपेसिटी कम है, या वो जोन आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर उन बच्चों को जो है वो रखा जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह से टीचर्स प्रॉक्सिमिटी एंड मूवमेंट, ये भी एक फिजिकल एस्पेक्ट है कि टीचर
कुछ बच्चों को अपने करीब बुलाती है, आगे वाली डेस्क में बिठाती है। एक चीज़ और है कि टीचर खुद भी तो पीछे जा सकती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एंगेज करने के लिए टीचर अपनी मूवमेंट, अपनी प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि उसके करीब होना, टीचर से जो करीब होगा वो अटेंटिव हो जाएगा। तो टीचर जब मूव करेगी तो वो बहुत बच्चे उसकी प्रॉक्सिमिटी से फ़ायदा उठाएंगे, यानी उसके अपने करीब होने से उनकी अटेंटिवनेस बेहतर हो जाएगी। ट्रैफिक पैटर्न जो है वो क्लियर होना चाहिए, कहाँ से बच्चा निकलेगा, वो इतना घुसा घुसा के बैठे हुए, निकलने की जगह नहीं है, कहाँ बैठेंगे, कहाँ से निकलेंगे, क्लास में कैसे दाखिल होंगे, टीचर के पास जगह है आगे तक डेस्कों में जाने की या नहीं है। फिर टीचर डेस्क के बारे में जी दुनिया भर का कंसेंसस ये है कि टीचर डेस्क बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए मतलब टीचर डेस्क या तो हो ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो टीचर ने रखना है, चीज़ें रखनी है, तो वो आउट ऑफ द वे हो, किसी कॉर्नर में हो, किसी कोने में जाके रखी जाए, ताकि टीचर और बच्चे आमने सामने रहें और टीचर खड़ा होकर पढ़ाए। ये जनरली जहाँ भी आप टीचिंग टेक्निक्स की बात करेंगे वहाँ पे ये आपको बताया जाएगा कि टीचर डेस्क पे नहीं बैठेगा, चेयर पे नहीं बैठेगा, बल्कि डेस्क सिर्फ सामान रखने के लिए होगी, जो कि किसी एक कॉर्नर पे रखी जाएगी, नॉन ऑब्स्ट्रूसिव, आउट ऑफ द वे होगी। और फिर बाज़ औक़ात आप ऐसा करते हैं कि अपने पास एक्टिविटी जोन्स बनाते हैं कि ये आए चले, छोटे बच्चों में तो होता ही है ना कि कलरिंग करने के लिए आप उनको नीचे वाली डेस्क पे ले गए, फिर एक्टिविटीज़ करने के लिए दूसरे रूम में ले गए, तो इस तरह की जोन्स आपने बनाए होते हैं। तो ये थी फिज़िकल डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर कुछ इन्होंने बताई कि पर्सनैलिटी की भी कुछ डायमेंशंस हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। ये फिज़िकल डायमेंशंस थी, एक पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं। आसान है वो बात भी, टीचर की पर्सनैलिटी को लेकर। वो क्या हैं, जैसे कि इन्होंने इसमें लिखा, ओपननेस, खुल के बात कर सकता हो बच्चा उनसे, बच्चा उनके साथ डिस्कस कर सकता हो, बच्चा उनके साथ क्रिएटिवली अपनी बात शेयर कर सकता हो। ठीक है, फिर एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट का ख्याल रखना, ये एक डायमेंशन है। आपको पता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आपके एक्सट्रावर्ट हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो इंट्रोवर्ट हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए, आप उनको आपस में कंपेयर ना करवाएं, बल्कि जो बच्चा जिस तरह का है उसके हिसाब से अपनी डायमेंशन क्लासरूम की मैनेजमेंट करें। और बातों का टीचर्स के साथ भी होता है कि बाद टीचर्स एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अ, उस अपनी उन एबिलिटीज़ को अकॉर्डिंगली बच्चों के साथ यूज़ करें। छोटे बच्चों के साथ ये बड़ा आसान होता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ आपको एक इंट्रोवर्ट को कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। इंट्रोवर्ट का ज़्यादा बड़ा मसला अपने साथ के, अपने से बड़े लोगों के साथ होता है, जहाँ उसको महसूस होता है तो बच्चे बहुत छोटे हैं, इनके सामने मेरी कोई इमेज का मसला नहीं है, तो वो उसको तो ओपन होना आसान होता है। फिर एग्रीएबिलिटी, एग्रीएबिलिटी, बात इस तरह से कर रहे हैं कि हर बात ही बच्चों को मुश्किल लग रही है, तुम लोग तो ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकोगे, ये आज सबने 10 पेज का खिलौने है, नहीं हो सकता ना। तो बात इस तरह से की जाए कि जो बच्चों को जनरली एग्रीएबल लगे, ठीक लगे, हाँ भाई ठीक ऐसा हो सकता है। मुश्किल टास्क की तरफ भी लेके जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना चाहिए। फिर टीचर को जो है वो अपने रिएक्शंस को जो है वो स्टेबल रखना चाहिए। तो स्टेबल इमोशन कह लें, स्टेबल रिएक्शन कह लें। बहुत ज़्यादा खुश शो हो जाएगा तो हर दफ़ा बच्चे उतनी ही ज़्यादा हाइट ऑफ इमोशंस एक्सपेक्ट करेंगे, फिर नॉर्मल इमोशन से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे। बिल्कुल डल रहेगा तो क्लास चलेगी ही नहीं, एग्रेसिव रहेगा तो बच्चे डिफेंसिव हो जाएंगे। तो जो न्यूट्रल जोन है इमोशंस का, जहाँ स्लाइटली पॉजिटिव और हैप्पी इमोशंस हैं, वो इन्वायरमेंट में रखने चाहिए हैं। फिर है कॉन्सेंशियसनेस, कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियसली कितना ध्यान के साथ बाकायदा सोच समझ के काम करते हैं या बत्तेफाक से आपसे काम हो जाता है। तो आपने जो बातें कही, जो अल्फाज आपके मुंह से निकले, जिस तरह की आप बिहेव कर रहे हैं, वो सोच समझ के बच्चों के हिसाब से प्लान करके कर रहे हैं या बत्तेफाक से कर रहे हैं, ये भी आपकी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की पर्सनालिटी के ट्रेट्स में से एक है जिसको कि आपको मैनेज करना है।
उसके बाद फिर इन्होंने क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात चल रही है तो कुछ ना कुछ फिर वो फिज़िकल और डालेंगे। आखिरी बात जो डाली इन्होंने, वो डाली है कि केयर ऑफ़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अब ये कोई ऐसी बात है नहीं, बहरहाल ठीक है, हम इसको कहीं घुसा देते हैं, यहाँ घुसा देते हैं। ठीक है, केयर ऑफ़ इक्विपमेंट। तो आपका कमरा जहाँ पे आप बैठे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, पहली बात लिखिए। शेल्व्स हैं तो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, इससे आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट बेहतर होगा। रूल सबके लिए होने चाहिए, कोई चीज़ कहाँ से उठानी है, बैग कहाँ रखना है, कॉपीज़ कहाँ रखनी है, पेंसिल शार्प की है तो उसका कचरा कहाँ डालना है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आप उसमें कोई कंटेनर्स ऐसे क्लास में बना के रखें, पेंसिल्स उसमें रखवा दें, जो कि क्लेवर कंटेनर के नाम से इन्होंने कहा कि जिसमें कि आप पैसा खर्च ना करें, चीज़ों के डब्बे इस्तेमाल करके, रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके। इसी के लिए एक और नाम इन्होंने दिया, रिसाइकिल इट। ये सब आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी इक्विपमेंट का ख्याल रखें, अपनी क्लास का ख्याल रखें, चीज़ें कचरा ना फैलाएं, एनवायरनमेंट ख़राब ना करें। तो बच्चों को सिखाएं कि अपना जो स्क्रैप्स हैं उसको रिसाइकिल करें, और मटेरियल को रोटेट करते रहें। इसका मतलब क्या हुआ कि अनक्लटर करें, चीज़ों को हिलाएं अपनी जगह से, इसको यहाँ लगा के देखें, इसको इधर से उधर करके देखें, और बेहतर से बेहतर क्लासरूम की मैनेजमेंट को या सेटिंग को करके देखते रहें, तो हो सकता है कि उसमें ज़रा बेहतर हो सकती हो। फिर इसका ख्याल रखने को कहा है कि हर वक्त चीज़ों में फ़न को ज़रूर ध्यान में रखें, कि ऐसा ना हो कि चीज़ों में फ़न का एलिमेंट ख़त्म हो जाए। इवन बच्चे जब काम कर रहे हैं, बच्चे लेट्स सपोज आज हम क्लास की सफाई करेंगे तो कोई राइम गाते हुए सफाई कर रहे हैं, तो काम करवाते वक्त जो है वो फ़न का एलिमेंट ज़रूर रखा जाए, और बातें की जाएं चीज़ों के बारे में। हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये किस लिए कर रहे हैं, आज हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। चलें बच्चों, आज हम सब लोग अपनी अपनी पेंसिल के साथ, आज हम सब लोग अपने अपने बैग्स क्लीन करेंगे, आज हम सब लोग चेक करेंगे कि हम सबके यूनिफॉर्म्स क्लीन है कि नहीं है। तो वो बोलें, ताकि कि बच्चे इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करें। फिर बच्चों को टिप्स दिया करें। अब ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहरहाल चैप्टर में है तो हम ले रहे हैं। सेफ्टी चेक्स का ख्याल रखें, कोई ऐसी सिचुएशन में तो नहीं किसी के लेसेस खुले हुए हैं, कोई ऐसी जगह कोई चीज़ टूट के नीचे गिर गई है, पेंसिल की नोक किसी को चुभ ना जाए, डेस्क का कोई किनारा झड़ गया है वो किसी को ना लगे। तो सेफ्टी चेक्स का ख्याल रखें अपने आसपास का। और क्लीन अप पार्टी रखें, कभी कभी आज हम अपनी क्लास साफ़ करेंगे, क्लीन अप पार्टी। ठीक है जी, और आखिर में उन्होंने कुछ और टिप्स दी हैं, क्योंकि चैप्टर ख़त्म ही मतलब पूरा नहीं हो पा रहा था इनसे, उन्होंने कहा चलो कुछ और टिप्स भी दे देते हैं, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। लव योर स्टूडेंट्स, एज्यूम करें कि बच्चे अच्छे बच्चे हैं, ये पहले से ना सोच लें कि बच्चे गंदे बच्चे हैं। जो अच्छा करते हैं उस पे प्रेज़ करें उनको, छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करें, मज़े मज़े की हर बातें करें, मज़े मज़े के काम करवाएं उनसे ताकि उनको अच्छा लगे। अपने आप को अपनी पहचान दें, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का हूँ। बच्चों का अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करवाएं, उनको अच्छी तरह से क्लियर हो कि ये कौन टीचर हैं, कैसे हैं, इनका क्या बिहेवियर है, ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर क्लास की एक आइडेंटिटी बनाएं, हम क्लास 4 के बच्चे हैं और हम 4A के बच्चे तो ऐसे होते हैं। तो क्लास आइडेंटिटी जो है उससे बच्चों को अच्छा हेल्प मिलता है। और फिर अपना प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आज खड़े हैं और कहाँ लेकर जाएंगे क्लास को। ठीक है जी, कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि explain the classroom management techniques. What is your point of view and how these are useful in your classroom? ये रही थी classroom management techniques. Behavioral reminder, academic adjustment, environmental adjustment, warning, time out, ये सब कुछ की बात हो रही है। फिर एक सवाल है पनिशमेंट का, मैंने कहा था ना सवाल आएगा तो और समझ में आएगा कि चैप्टर लिखते वक्त क्या सोचा था इन्होंने। तो सवाल आया है, पनिशमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, एग्री और डिसएग्री। तो उस पर हम बात करेंगे कि क्लासिकली ऐसा होता रहा है और अभी भी बच्चों को ये महसूस कराने के लिए कि वो हर वक्त उनकी बात वैसे नहीं मानी जाएगी, बल्कि उनको रिगार्ड करना है रूल्स का। रूल तोड़ा जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं, इसलिए पनिशमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लोगों को ज़िंदगी सिखाने का, बच्चों को ज़िंदगी सिखाने का, क्योंकि रियल लाइफ में पनिशमेंट है।
लेकिन जब बच्चे हैं तो पनिशमेंट भी बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें रिवेंज नहीं होना चाहिए। और फिर उसमें आप इन सारी चीज़ों का तज़किरा कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है जिसमें से कि अक्सर ठीक नहीं है। फिर क्लासरूम क्लाइमेट और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये रही जी, क्लाइमेट की हमने बात की कि क्लासरूम क्लाइमेट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, टीचर्स के लिए कैसे ज़रूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ़र्क बताइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लासरूम को अभी यहाँ पे जिस तरह से पूछा गया है ना, वो फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि फ़िज़िकल ऑर्गेनाइजेशन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। और जनरल मैनेजमेंट में ज़ाहिर है कोर्स से लेकर और टीचर की पर्सनालिटी तक सब कुछ आएगा। हाउ द पर्सनालिटी डायमेंशन ऑफ टीचर इम्पैक्ट द क्लासरूम क्लाइमेट। फिर यही पर्सनालिटी डायमेंशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, कोई और सवाल ऐसे हैं मिस जो हमने इसमें से कवर नहीं किए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पनिशमेंट का एक सवाल है। इन सर्टन केसेस टीचर फाइंड इट नेसेसरी टू पनिश स्टूडेंट्स विथ मेजर्स और द गाइडलाइंस विल यू फॉलो। तो वो आप बता सकते हैं, पूरी बात ही हमारी हो चुकी है। उसके अलावा कॉमन क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज़, ये मैनेजमेंट इश्यूज़ में ये बातें भी आ सकती हैं, और कि क्या मसाइल होते हैं, इसमें ये भी आ सकती हैं। इनको जनरली आप टेक्निक्स को जो है वो उठा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि आप इस सवाल को करते वक्त ये मत सोचा करें, इन खासतौर पे इन पेपर्स में, कि कोई किताब है उससे पढ़ के कुछ बताना है। बल्कि आप ये सोचें कि आप एक टीचर हैं और आप वहाँ खड़े हैं और अब आप अपने हालात बता रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। जनरल बातें आपने समझ ली, सुन ली, लेकिन अब आप इसको अपने अपने ज़ाविये से लिखें तो ज़्यादा लिख पाएंगे, ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगेन हाईलाइट विद एग्जांपल्स, 2022 का सवाल है। एग्जांपल्स डिफरेंट क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, अगले चैप्टर के साथ से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।